तो हम डीसी पांडे न्यू पैटर्न की क्वेश्चन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो डीसी पांडे की जो न्यू पैटर्न वाली बुक है वो आईआईटी एडवांस के लिए बुक आती है। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं मेनली एडवांस के लिए ही होते हैं। पर अभी तक जितने क्वेश्चन हम देखे वो उसमें कुछ इतना खास लेवल नहीं था, वो ऑलमोस्ट सीधे ही थे, ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल थे क्योंकि वो शुरुआत थी, चैप्टर की शुरुआत थी, शुरू के कुछ क्वेश्चन थे। अब धीरे धीरे हम उस लेवल पे पहुंचे जहाँ पे हमको बढ़िया क्वेश्चन मिलने शुरू होंगे। तो आज जो वीडियो में क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, हर क्वेश्चन बढ़िया है, हर क्वेश्चन आईआईटी एडवांस लेवल का है। पर आपको यह दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस सुनना है, पहले ट्राई करना और उसके बाद सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, एडवांस का मतलब क्या होता है, क्या फ़र्क होता है एडवांस से क्वेश्चन में। तो जेईई मेंस के नीट के जो क्वेश्चन होते हैं वो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सिंपल होता है, वो ज़्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिंपल मैथमेटिकल हेर फेर होता है। एक से ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ होंगे, एक से ज़्यादा इक्वेशनें बनेगी, मैथमेटिकली आपको चेंज करना होता है। लेकिन एडवांस वाले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट में भी बहुत डेप्थ मिलता है, उसे कॉन्सेप्ट में भी सोचने में बहुत दम लगता है। यानी आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो ही आप उसको आंसर कर सकते हो, नहीं तो आंसर नहीं कर सकते हो। और ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जितने कॉन्सेप्ट हमने अभी कवर कर रखे हैं ऑलमोस्ट उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन उन सबको पूरे फुली कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के साथ अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखना क्या था इसमें। एक डायपोल था हमारा, सुनो पहले क्वेश्चन को। एक डायपोल था, वो डायपोल हमारा अलाइन था, पहले तो रखा हुआ था एट ओरिजिन। डायपोल था, छोटा स्मॉल डायपोल था, उसको ओरिजिन पे रखा गया था और उसकी डायरेक्शन थी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डायपोल को ओरिजिन पे रख करके पॉजिटिव एक्स की तरफ अलाइन कर दिया गया। और अब एक पॉइंट पूछा गया 2,√2,0, 2,√2,0 एक पॉइंट दिया गया और इस पॉइंट पे हमको ये बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी वो पता करना है। यानी कि अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो यहाँ पे अगर डायपोल है हमारा तो ये वो पॉइंट बनेगा जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी वैल्यू नहीं, डायरेक्शन बतानी थी। डायरेक्शन क्या आएगी, वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन में तो खाली डायरेक्शन पूछी गई थी, डायरेक्शन किस तरफ आएगी वो बतानी थी। ठीक, तो अभी ट्राई करो आप, अगर ट्राई आपसे हो जाता है बढ़िया, अगर नहीं होता फिर सुनो। तो जैसा अब कहा था कि हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, देखो यहाँ पे यही चीज़ को एडवांस का लेवल का बनाती है क्योंकि यहाँ पर वो सीधे फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी चेंज करना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन भी बहुत बढ़िया है और तो दोनों मिला करके उस क्वेश्चन को का लेवल इतना इंक्रीज करती है कि एडवांस का लेवल बनता है वो। तो हमको दो फॉर्मूले पता हैं एक डायपोल के लिए, या तो हमसे कोई पूछे उसके एक्सिस पर तो हम बता देंगे 2kp/r³ या x³ जो भी डिस्टेंस ले रहे हो, या कोई हमसे पूछे उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर फिर भी बता देंगे हम -kp/x³। p इसमें डायपोल मोमेंट होता है अपॉन x³। लेकिन इन्होंने ना यहाँ पूछा ना यहाँ पूछा, इन्होंने यहाँ पूछा, बीच में कोई डायरेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पे बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है वो शायद मैंने आपको पहले बताया होगा, नहीं बताया सुनो। तो हम या तो हम हमारे पास फॉर्मूले सिर्फ उन्हीं दो के लिए हैं, तो हम अपने इस डायपोल को ही वेक्टर मानते हुए इस तरीके से ब्रेक करते हैं, से कंपोनेंट इस तरीके से ले लेते हैं ताकि वो पॉइंट या तो इसके एक्सिस पर आ जाए या इसके परपेंडिकुलर चला जाए। यानी कि हम इसके दो कंपोनेंट कर देंगे। जैसे देखो मैंने किया है, अगर मैं ये मानूं कि वो पॉइंट इसके लिए थीटा एंगल बनाता है जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने अपने डायपोल के दो टुकड़े किए, एक p cos थीटा जो उसको उसके अलोंग का कंपोनेंट कर देता है। यानी कि वो डायपोल को हमने मान लिया कि वो दो वेक्टर से बना हुआ है, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा उसके परपेंडिकुलर। दो वेक्टर बन गए, वो दो डायपोल बन गए। एक p sin थीटा जो उस लाइन के 90 डिग्री पे आया है, एक p cos थीटा जो उसके अलोंग आया है। जो हमारा p sin थीटा है उसके बन गया वो इक्वेटोरियल पर कह लो या परपेंडिकुलर प्लेन पे बन गया, इक्वेटोरियल प्लेन पे या परपेंडिकुलर प्लेन पे बन गया वो पॉइंट। और जो हमारा p cos थीटा आया है उसके वो एक्सिस पे बना है। यानी दो वेक्टर बन गए, एक के वो पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया, एक के वो एक्सिस पर आ गया। अब इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम बनना, वही r³ जो भी निकालोगे आप। जैसे ये डिस्टेंस मैंने निकाला था 2² + 2√2 का होल स्क्वायर यानी 2√3 अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस दोनों का वही बनेगा। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब नीचे r³ जो आता है वो सेम आएगा। तो मैंने दोनों की वजह से यहाँ फील्ड लिखी, मैंने माना कि इस p sin थीटा की वजह से वहाँ फील्ड आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी क्योंकि वो माइनस होता है, डायपोल के अपोजिट आती है इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो वो या इस अगर इधर जा रहा है डायपोल तो उसके पीछे आएगी E1। तो E1 बना हमारे पास, साइन कंपोनेंट अभी रहने दो। E1 बनेगा p sin थीटा की वजह से, E1 बनेगा p sin थीटा की वजह से फील्ड, और E2 बनेगी p cos थीटा की वजह से फील्ड। E2 आ रही है p2 cos थीटा की फील्ड और E1 आ रही है p1 sin थीटा की फील्ड।
अब उसका भी कंपोनेंट करने पड़े तो ओवरऑल तो हमको जोड़ना ही पड़ेगा ना। देखो वहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हमारी दो बन गई, एक E1 एक E2, दो अलग अलग कंपोनेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट की वजह से। लेकिन हमें तो अब नेट निकालना है तो उसको वहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। देखो वैसे तो ये साफ नज़र आ रहा है, कुछ कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका रिजल्टेंट अगर कहीं आ सकता है तो अलोंग वाई एक्सिस आ सकता है, लेकिन तब अगर उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएं तो, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे इसका, इस फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर जाएगा एक इधर जाएगा, इस फील्ड के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर आएगा एक इधर जाएगा, अगर इसके इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, कैंसल आउट हो जाते हैं, उस सिचुएशन में हमारे पास एक ऐसा केस बनेगा कि नेट वैल्यू कहाँ पे बनेगी, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगी। डायरेक्शन बता दीजिए कहाँ पे आएगा, एक्स अलोंग वाई जेड किस तरीके से आएगा, वही बस हमको बताना था। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कंपोनेंट चेक किए और एंगल को सब्सटेंड किया। देखो यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल बनता तो ये भी थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा तो ये पूरा 90 था, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 का इस तरफ आएगा वो E1 साइन थीटा आएगा, इसलिए मैंने E1 साइन थीटा कैलकुलेट किया है। इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, E2 कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। समझे, मैं ये चेक कर रहा था कि उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कटते तो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती फिर तो देखो निकालना ही पड़ते, दोनों साइन भी निकालता मैं कोस भी निकालता। अभी तो सिर्फ डायरेक्शन बतानी है और मुझे लग रहा है कि शायद इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट सकता है। अगर नहीं कटेगा फिर तो बीच में कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊपर तो आना ही आना है, ऊपर तो ऐड होना ही होना है, सिर्फ ये कैंसिल हो सकते हैं। अगर ये पूरे तरीके से कैंसिल हुए तो फिर नेट अलोंग वाई की तरफ ही बनेगा। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को सोल्व किया, E1 साइन थीटा सोल्व किया और E2 कॉस थीटा सोल्व किया, तो ये बन गया P साइन थीटा। देखो कितना आता, KP आता, वो K रह गया, वो KP आता, लेकिन P की जगह पे क्या आ रहा है, P साइन थीटा, और ये भी 2KP आता, तो 2P की जगह पे क्या आ रहा है, P कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा इसका आया है, एक साइन थीटा इसका, इसलिए स्क्वायर बन गया वो। अब साइन थीटा की मैंने वैल्यू लिख दी, देखो ये अपॉन आर क्यूब है, सोल्व करने की जरूरत नहीं, वो दोनों के सेम आएगा। साइन थीटा बनता परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, यानी 2√2, क्योंकि वाई एक्सिस करूँ 2√2 है, तो ये 2√2 अपॉन आर का स्क्वायर कर दे साइन स्क्वायर के लिए मैंने। ठीक है, ऐसी सोल्व नहीं किया क्योंकि सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू पता करने की इक्वल तो नहीं आ रही है। दूसरे वाले के लिए क्या बना, कॉस का थीटा बना, कॉस का थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो कितना है 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 2 दिया हुआ है, तो ये 2 आया, अपॉन आ रहा है, उसका स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इसमें एक फैक्टर 2 आ रहा है फॉर्मूले से, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 8। इसका स्क्वायर करोगे तो 2√2 का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा 8, और ये दिख गया दोनों क्या आ रहे हैं। बाकी फैक्टर देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सब कांस्टेंट ही हैं, दोनों में आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और दोनों के कोफिशिएंट भी क्या हो गए, सेम हो गए, तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए, इसीलिए इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएगा, सिर्फ वर्टिकल बचेगा, यानी कि डायरेक्शन क्या आ रही है, अलोंग वाई एक्सिस। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि कितना आंसर इसका वैल्यू कितनी आएगी, तो वो भी आप निकालना, वो भी ट्राई करना, अपने आप से निकालना। वो निकाल सकते हो कैसे, दोनों के साइन साइन कंपोनेंट, इसका साइन और उसका कोस कंपोनेंट ऐड कर दो, वो नेट वैल्यू भी बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। तो ये तरीका था उस जगह पे फील्ड निकालने का जो ना तो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करती हो और ना उसके एक्सियल प्लेन पे लाई करती हो, तो फील्ड हम कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो अब एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सिंपल था। इसमें क्या था कि भी एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के हर कोने पे चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव रखा हर कोने पे, और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, उस स्क्वायर का जो ओरिजिन है, जो सेंटर है, वो ओरिजिन पे है। मतलब एक स्क्वायर मानो, उसका सेंटर ऐसे ओरिजिन पे रखा हुआ है, ऐसे ओरिजिन पे है, उसके चारों कोनों में चार्ज है। एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक्स एक्सिस के लोग हम लेकर के आ रहे हैं, उसके बीच में से पास कराते हुए आगे ले जाएंगे, दूर से लेकर के आएंगे, बीच में से पास कराते हुए आगे ले जाएंगे। आपको इस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व बनाना है। अब देखो ये साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे वो दूर रहेगा, जब उससे वो, तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और जब वो पास आएगा, बीच में जब आएगा, तो सबकी एनर्जी ऐड हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, दूर जाएगा फिर से क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो बीच में मैक्सिमम आएगी और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, जीरो, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये थोड़ा सीधा क्वेश्चन था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो और क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एक और। इसमें यह था कि एक हमारे पास बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें यह था कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक, ये नई जो डीसी पांडे नीट वाली है उसमें भी है, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है, उसमें शेल की थिकनेस कुछ अलग है। सेम क्वेश्चन है, देखना क्या है। एक हमारे पास सॉलिड शेल, सॉलिड स्फीयर जिसका 10 सेंटीमीटर रेडियस होता है, सॉलिड स्फीयर 10 सेंटीमीटर रेडियस का, उसको एनक्लोज कर दिया गया एक थिन शेल में। शेल का रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि शेल खाली है, होलो है, उसके अंदर सॉलिड स्फीयर रख दिया गया, उसकी थिकनेस, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, शेल का रेडियस 20 सेंटीमीटर, और 20 कूलम माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया अंदर वाले स्फीयर को, यानी इसको 20 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया गया।
ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक हमारे पास स्फीयर है, अंदर उसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, उसको एक शेल से एनक्लोज किया गया है, उसका 20 सेंटीमीटर रेडियस है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया, अंदर वाले स्फीयर को बाहर वाले शेल से कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। अब सवाल आपसे ये था कि इस दौरान कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी इस दौरान। देखो क्यों होगी हीट प्रोड्यूस, पहली बात तो ये एक एक चीज़ को समझते चलो, उसके बाद ही आप आंसर दे पाओगे क्यों होगी हीट प्रोड्यूस। क्योंकि चार्ज चलेगा, उस कनेक्टिंग वायर में चार्ज अंदर से बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर जाने पे पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अपना पोटेंशियल रिड्यूस करने के लिए चार्ज बाहर जाएगा। अगर पोटेंशियल वो रिड्यूस करेगा तो एनर्जी घटेगी, और अगर एनर्जी घटेगी तो कहीं तो अपीयर होगी ना, वो हीट के रूप में अपीयर होती है। ठीक, तो उतनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो पॉइंट समझ में आया, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी उतनी ही यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड होगी। अब देखो इसके बाद में बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। तो सिंपल दिख रहा है वैसे तो ये कि हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना वो बड़ी जबरदस्त चीज़ है। यहाँ पे कैसे निकालोगे आप कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई? क्योंकि अगर हम इसको सिंपल चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस करें तो उससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि जो हमारा चेंज का आंसर होता है डेल्टा यू का, वो होता है Q इंटू डेल्टा वी। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि देखो 20 माइक्रोकूलम को अंदर वाले स्फीयर से बाहर तो जाना ही है। वो बात तो सही है कि चार्ज जो चल के गया वो तो 20 माइक्रोकूलम है, लेकिन जब वो चल के गया तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल था। जब वो अंदर से बाहर जा रहा था तो धीरे धीरे उसका पोटेंशियल घट रहा था, वो एकदम से चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं है जैसा बैटरी केस में होता है। ऐसा आपको तब भी बताया था मैंने कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसमें वो हाफ फैक्टर क्यों आता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल जो होता है वो धीरे धीरे राइज करता है, तो उसमें हर बार एक नया वर्क करना पड़ता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से अगर ये 20 माइक्रोकूलम चार्ज बाहर जब जाता है तो हर बार एक नया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, नया पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्योंकि थोड़ा चार्ज चला जाएगा, पोटेंशियल दोनों के चेंज हो जाएंगे, फिर नया चार्ज आएगा, फिर और चेंज हो जाएंगे, इसलिए पोटेंशियल में एक लगातार वेरिएशन होता है। तो उस लगातार वेरिएशन को देखने के लिए हमें फॉर्मूला चेंज जो लगाना पड़ेगा वो छोटे वाला लगाना पड़ेगा, यानी कि डी क्यू, छोटा छोटा चार्ज हम भेजेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डी क्यू आएगा, सॉरी ये मार्कर रुक गया है, इसको डेल्टा यू आएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू डी क्यू इंटू डेल्टा वी, हमें ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करना पड़ेगा। इसको डेल्टा की जगह बस डी क्यू लगा लो, वो आएगा, क्योंकि अभी मार्कर चल नहीं रहा है और बीच में छोड़ना नहीं चाह रहा वीडियो को। ठीक, तो ये बन जाएगा भाई। तो कितना बनेगा? डी क्यू इंटू डेल्टा वी बन जाएगा। तो हमने पहले डेल्टा वी निकाला, मतलब क्या कि बीच की स्टेज देखो साफ दिख रहा है। अभी इंटीग्रेशन तो यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा छोटा चार्ज भेजना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन यूज़ करनी मजबूरी हो गई है। जब इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो एक इंटरमीडिएट स्टेप उठा लेते हैं, बीच की कोई स्टेज उठा लेते हैं। और वो बीच स्टेज मैंने कौन सी उठाई है? मैंने ये माना कि Q चार्ज जा चुका है अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले पे। तो जब अंदर से बाहर चार्ज Q जा चुका है तो कितना दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं वो निकालूंगा। और अब इस पोटेंशियल डिफरेंस पे अंदर से एक छोटा DQ चार्ज और भेजूंगा, जिसमें मुझे पता चलेगा कि इस नए DQ को भेजने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है। फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, वही हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज, और वही हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट कि हमने Q चार्ज यहाँ से बाहर भेज दिया और अब का पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं। तो मैंने अंदर वाले शेल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, वह है के चार्ज इसके ऊपर अपॉन इसका रेडियस। यूनिट्स को मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी जो भी होंगे अपने आप आंसर आ जाएगी। वहाँ सबकी यूनिट सेम थी। अगर यूनिट्स में आंसर में कोई यूनिट का खेल हो, पावर खेल हो, फिर तो यूनिट को ज़्यादा ध्यान से देखो, अदरवाइज आपको कोफिशिएंट से मतलब होता है, वो आपका आंसर आ जाए, बहुत बढ़िया। तो इसकी निकाली अपॉन 20, बाहर वाले पे निकाली, इसकी वजह से सेम आएगा के क्यू अपॉन 20, और इसकी वजह से बाहर वाले पे नीचे 20 आ जाएगा। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लोगे तो ये तो कट गया, सिर्फ इसका आया हाफ, यानी के 20 माइनस क्यू अपॉन 20। ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में तब जब छोटा क्यू चार्ज बाहर जा चुका है। तो अब एक और डी क्यू चार्ज हम और बाहर भेज रहे हैं, और डी क्यू चार्ज बाहर भेज रहे हैं, तो नया वर्क कितना हो जाएगा? डी क्यू इंटू के 20 अपॉन क्यू अपॉन 20। अब जो कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाले, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो बना 20 इंटू क्यू अब माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2। उसके बाद मैंने सिर्फ लिमिट रखी है, तो कितना चार्ज टोटल जाएगा? पूरा का पूरा 20 माइक्रोकूलम बाहर जाएगा। तो लिमिट क्या बनेगी? 0 से 20 बनेगी। 0 पे सब कुछ 0 आएगा, तो 20 रखी, सोल्व किया, आंसर आया 9 जूल।
ठीक, ये कॉन्सेप्ट इस तरह का आपका डीसी पांडे की जो नीट वाली बुक है और डीसी पांडे की जो खाली जेई मेंस वाली बुक है उसमें भी क्वेश्चन है इसी टाइप का, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ है, वहाँ शेल थोड़ा सा उसकी थिकनेस दे रखी है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट ये लगेगा जो आपको बताया है कि चार्ज चलेगा तो बीच का स्टेज पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, उसी से आपका आंसर आएगा। ठीक, और देखो वो भी आपके लिए तो एडवांस लेवल का ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नया मिलता है उस पर अगर आप एफर्ट लगाते हो बस उसी ने आपको सिखाना है। ठीक, बाकी इसको देखने का तरीका से पहले बताया मैंने आपको, 5-6 बार इस वीडियो को देखो तो आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पक्के भी हो जाएंगे, लेकिन समझते रहना हर बार, मतलब ये नहीं कि भाई समझ में यार फिर भी देखे जा रहे हो बार बार, क्वेश्चन को पूरा समझो, चाहे कितना भी समय लगे उसको क्वेश्चन को पूरा समझो पहली बार भी। ठीक, एक बार देख लिया उसके बाद 2 दिन 3 दिन के गैप के बाद दोबारा देखो, फिर पूरा समझो उसको क्वेश्चन में क्या था। ऐसे करते करते अगर आप 5-6 बार भी देखोगे तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, फिर आप अपनी बुक को सोल्व करोगे तो वो सोल्व हो जाएंगी। तो अब ये देखो ये था 10 जूल आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग अटैच्ड है, इसके साथ 2 चार्ज अटैच्ड हैं, क्यू 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 अमाउंट के 2 चार्ज अटैच थे एक स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग की जो इनिशियल लेंथ थी अनस्ट्रेच्ड वो स्मॉल आर थी, वो स्मॉल आर थी अनस्ट्रेच्ड लेंथ। ठीक, और स्प्रिंग कांस्टेंट था के, कैपिटल के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ था। अब क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल तो करेंगी, उसको छोड़ दिया गया। जब उसको छोड़ा गया तो वो आर डिस्टेंस से और स्ट्रेच हो गया। आर तो पहले से स्ट्रेच था, आर तो पहले से उसकी अनस्ट्रेच लेंथ थी, आर टाइम्स और वो स्ट्रेच कर गया, यानी उसकी टोटल लेंथ जो बाद में बन गई है वो 2r बन गई है। अगर ऐसा बने, मतलब फाइनली जो स्ट्रेच होकर के रुका तो वो 2r पे जाके रुका, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये बताओ फिर उसका k क्या था, जो स्प्रिंग कांस्टेंट था उसकी क्या वैल्यू थी, जो फैक्टर हमको गिवन है उसी की टर्म्स में बताना है। ठीक, तो ट्राई करो, अगर होया तो बढ़िया, नहीं तो देखो। तो क्या तरीका हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। वो एनर्जी कंजर्वेशन क्या मतलब क्या है, देखो क्या हुआ कि स्प्रिंग कब तक चलेगा, जो स्प्रिंग ना सॉरी जो चार्जेस की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो चार्जेस की है वो डिसिपेट हुई है और वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई। तो उसकी कितनी एनर्जी घटी, उसको कितनी उसमें स्टोर हुई, उसके इक्वल रख दिया। ठीक, अच्छा एक और बात आता है इसके केस में, वैसे ये फॉर्मूला जो हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर हम यूज़ करते हैं ये तब यूज़ होता है जब उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो। ये यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट 100% स्ट्रेच कर गया, वो जितने लेंथ पहले से थी उतनी और स्ट्रेच कर गया। तो वैसे तो ये वहाँ पे लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमको वही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो भी देखना, तो इसके बीच में जो इनिशियल जो इनकी एनर्जी स्टोर्ड थी वो कितनी थी, के क्यू क्यू अपॉन आर थी। तो ये के को मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है, क्योंकि देखो के हमने यहाँ पे, उन्होंने खुद क्वेश्चन में उसको कह रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट को, तो मैं उस के को यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे सी यूज़ किया। तो ये सी असल में वही है 9×10⁻⁹ वाला, तो वो इंटू क्यू क्यू अपॉन आर इनिशियल एनर्जी थी दोनों के बीच में, और जब ये 2r पे स्ट्रेच हो गया तो वही एनर्जी बन गई सी क्यू क्यू अपॉन 2r। तो इतनी एनर्जी डिसिपेट कर गई, कौन सी, इलास्टिक सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी डिक्रीज कर गई। ये गई कहाँ पे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, हाफ के आर स्क्वायर में चली गई। ठीक है, सोल्व करो, काटो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 r³। ठीक, तो ये था क्वेश्चन स्प्रिंग के ऊपर बेस, मतलब मिक्स कर रखा था क्वेश्चन को उन्होंने, बस वैसे कॉन्सेप्ट तो ही सिंपल थे। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ये सही लेवल का है, इसको बोल सकते हैं। देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन देखने में सिंपल है लेकिन ऑप्शन में मात खा जाओगे, झटका बड़ा जबरदस्त लगेगा लास्ट में करके। एक 2q चार्ज है और एक 8q चार्ज है, 2q चार्ज और एक 8q चार्ज, दोनों के बीच में गैप है स्मॉल r का, स्मॉल r के बीच में दोनों में गैप है। आपसे पूछा गया है कि हम इससे या किसी भी एक चार्ज से, सपोज 2q से या 8q से, कहां पर एक तीसरा चार्ज -q रखें, -q तीसरा चार्ज है, उसे कहां रखें कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बन जाए, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बन जाए, उस तीसरे चार्ज को हम कहां पे रखें। ठीक, ये एक क्वेश्चन था आपसे। देखो मिनिमाइज करना है, अब ट्राई करो आप अपने तरीके से, अगर ट्राई कर लिया फिर मुझे देखो, आपको एनर्जी को मिनिमाइज करना है। अगर एनर्जी को मिनिमाइज करना है तो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेटिव उसका जीरो होगा, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दोनों पे डेरिवेटिव जीरो होता है। तो वही कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लेट किया कि मैं इसको एक चार्ज से x डिस्टेंस पे रखता हूँ, 2q से x डिस्टेंस पे रखता हूँ, तो एनर्जी कितनी बनेगी, 2q, q माइनस साइन आया क्योंकि इसका चार्ज -q है, यहाँ पे लेना पड़ेगा 2q - q अपॉन x, k कॉन्स्टेंट है, प्लस -k
कि एक माइनस इसका ले लिया मैंने माइनस क्यू 8Q अपॉन R माइनस एक्स। इसमें एक और फैक्टर भी आएगा क्योंकि एनर्जी स्टोर तो ये दोनों आपस मिलकर के भी करेंगे, मतलब इसमें K 2Q 8Q अपॉन R भी आता, लेकिन डेरिवेटिव हमको लेना है, वो बाद में कांस्टेंट बनेगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको फैक्टर को लिखा नहीं है। अभी समझे? तो कितना बना भाई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास एनर्जी जो अभी इस वक्त उनमें स्टोर्ड होगी, और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। अगर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना है तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव du/dx हम लेते हैं। तो जो फैक्टर थे, जो कांस्टेंट थे, मैंने उन सबको हटा दिया। देखो q² जो था कॉमन था, सब में से हटा दिया, उसको मैंने सबको c बोल रखा है। क्या बना 2 और 1/x की डेरिवेटिव हो जाएगी माइनस एक्स की पावर माइनस, देखो क्या करेंगे, ऊपर आएगा माइनस पावर को नीचे उतारेंगे, पावर को कम कर देंगे, तो वो सीधे वैल्यू ये बन गई। ठीक, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहाँ पर भी वही किया, 8 बाहर निकाल दिया, इसकी पावर को कम किया, पावर को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव है सीधा सीधा ये 1/r माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। उसको इक्वल टू 0 कर दिया। कॉमन इसलिए लिया था मैंने कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाले फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू 0 होगी। ठीक, डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 किया, सोल्व किया, आंसर आया यहाँ पे, इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2r/3। ऑप्शन था ये कि 2Q, जो पॉइंट जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी वो 2Q चार्ज से 2r/3 पे होगा, और आपके यहाँ तक आंसर आएगा, मार्क करोगे और चल पड़ोगे। उसमें एक और ऑप्शन था नन ऑफ दीज। वही चीज़ ने इसको क्वेश्चन को बड़ा ज़बरदस्त बना दिया। कैसे? अगर एडवांस का है तो आपको देखो पूरा श्योर होकर चलना पड़ेगा कि आंसर यही है कि नहीं। जेई मेंस तक, नीट तक दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे चल जाएगा, लेकिन एडवांस में आके दिक्कत आ जाएगी। वहाँ पे आपको चेक भी करना पड़ेगा कि जो एनर्जी, जो वैल्यू आ रही है, क्या वो मिनिमम की है या वो मैक्सिमम की है। और वो कैसे चेक होता है? वो डबल डेरिवेटिव चेक होता है। मिनिमा पे या मैक्सिमा पे, दोनों केस में डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। जिस भी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हो आप, उसकी डेरिवेटिव वैल्यू 0 होती है, लेकिन वो चीज़ मिनिमा है कि मैक्सिमा है, इसका पता चलता है डबल डेरिवेटिव से। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो वो मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आए तो मिनिमा है। अगर आप चेक करोगे तो डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आएगा। उसी पॉइंट पर एक बार डेरिवेटिव लोगे तो वैल्यू पुट करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ असल में मैक्सिमा है। ठीक, तो जो ऑप्शन दे रहे थे कि वो वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होगी 2Q से 2r/3 पर, वो ऑप्शन दरअसल गलत था। वो ऑप्शन तो मैक्सिमा के लिए था, इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज था। तो ये ऑप्शन की वजह से या इस तरीके से ये चीज़ बहुत बढ़िया बनी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारा मिनिमा या मैक्सिमा का। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी, इसका भी एक बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है ना, हट करके है, मतलब कॉमन क्वेश्चन ही है जो आपको हर बुक में मिल जाएंगे, उस तरह क्वेश्चन नहीं है ये। वो क्वेश्चन है जो आपको किसी किसी बुक में मिलते हैं, कभी कभी आपके सामने आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हैं, और तभी ये चीज़ अलग हो जाती है। बस एक हमारे पास कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, 50 वोल्ट से चार्ज किया गया, 50 वोल्ट की बैटरी लगाई, चार्ज कर दिया गया, हटा दी बैटरी। 50 वोल्ट की बैटरी लगाई, चार्ज किया, बैटरी हटा दी, बैटरी को रखा है। अब किसी तरीके से उसी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को 200 माइक्रोकूलम और दे दिया गया, नेगेटिव कुछ नहीं कहा, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट को 200 माइक्रोकूलम दिया गया है, यानी सिस्टम में चार्ज बढ़ गया। अगर सिस्टम में चार्ज बढ़ गया तो सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना। चार्ज से तो पोटेंशियल डिपेंड करता है। सवाल था कितना नया पोटेंशियल है उस कैपेसिटर का, नया पोटेंशियल कितना है उस कैपेसिटर का। तो आप नया का जवाब वैसे नहीं दे सकते, आपको पहले चार्ज कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। असल में वो चार्ज जो इफेक्टिवली उसका वर्क कर रहा है वो है कितना, वर्क कर रहा है का मतलब कि अंदर वाली प्लेट्स पे कितना चार्ज है, काम उसने करना है। बाहर वाली प्लेट पे जो चार्ज है वो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कल भी क्वेश्चन लिया था, क्योंकि दोनों आउटसाइड वाले सरफेस पे चार्ज इक्वल होता है, उसका नेट वैल्यू कट जाती है, उसका इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ अंदर वाले का वैल्यू इफेक्ट होता है। उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। देखो इसके वैल्यू चार्ज भी सेम, इसका चार्ज भी सेम, हम मान के चलते हैं कैपेसिटर का जो गैप है वो छोटा होता है, तो जो पोटेंशियल ये कंट्रीब्यूट करेगा उतना ये भी तो नेट कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है, उसमें ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट नहीं करते, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, डिफरेंस नहीं क्रिएट करते। और हमसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस जाता है, जो पोटेंशियल पूछते हो तो क्या होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक, तो हमको वो डिफरेंस निकालना है, उसको निकालने करना पड़ेगा पहले चार्ज कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। और वही कॉन्सेप्ट जो हमने कल यूज़ किया था वही फिर से यूज़ करेंगे। मैंने ये माना कि इसमें जो अब चार्ज देखो एक्स्ट्रा आ गया है, 500 था, उसने यहाँ पे -500 इंड्यूस किया हुआ था। कैसे निकाला 500? 50 × 10, सिंपल, Q=C फॉर्मूले से। तो 500 पॉजिटिव प्लेट पे था और -500 नेगेटिव प्लेट पे था। -500 नेगेटिव प्लेट वाला इंड्यूस किया हुआ चार्ज था, लेकिन अब इस पर 700 हो गया है। अगर अब इस पर 700 हो गया है चार्ज, तो ये भी इंड्यूस भी तो कुछ और करेगी ना,
ये सेम चार्ज थोड़ी इंड्यूस कर लेगी, अब ये कुछ और इंड्यूस करेगी। अगर ये उस पर इंड्यूस करेगी कुछ भी तो उसके पीछे दूसरा चार्ज जाएगा, वो अपना खेल खेलेगा। इसलिए इसका 700 का 700 अंदर नहीं रह सकता, वो कुछ इधर भी जाएगा, फैलेगा, क्योंकि उसका जो उधर गया चार्ज वो अपना काम करेगा। ठीक, तो इसलिए हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसके अंदर वाले पे भाई जैसे कल किया था Q1 चार्ज है, इस पे -Q1 चार्ज है, इसके बाहर Q2, इसके बाहर Q2 के बाहर वाले पे सेम होता है, पोलैरिटी भी सेम होती है, अंदर वाले पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो वहाँ से फिर कंडीशन लगाई चार्ज कंजर्वेशन की कि Q1 + Q2 तो 700 होना चाहिए, लेकिन ये तो 500 ही, अभी इसको किसी ने दिया लिया चार्ज थोड़ी ना है, तो सेम रहा। सोल्व किया तो Q2 आया 600 और Q1 आया 600, यानी कि दोनों की प्लेट के अंदर की तरफ 600 -600, 100 और 100 ऐसे चार्ज बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे -600, यहाँ पे 600, यानी कि इफेक्टिवली अब चार्ज कितना काम कर रहा है, 600 काम कर रहा है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो Q = C × V और आपको आंसर मिलेगा 60 वोल्ट, यानी कि अब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है, 60 वोल्ट हो गया है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया। तो आज ये इतना ही था। अब इनको एक बार अगर पहले खुद ट्राई कर ले तो बहुत बढ़िया, नहीं किए तो एक बार सुन लो। सुनने के बाद थोड़े दिनों के बाद देखो, अभी अगर एकदम सुनोगे फिर तो कोई फायदा नहीं है, 1 या 2 दिन के बाद वीडियो दोबारा खोलना, क्वेश्चन को देखना, उसे क्वेश्चन को अगली बार खुद चेक करना कि क्या आपको अगली बार आया है कि नहीं तो दोबारा उसको दोबारा फिर देख लो क्या क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, फिर 2 दिन के बाद करना। ऐसे करते करते ये 4-5 दिन 10 दिन के बाद आपको पूरा पक्का हो जाएगा, फिर आप अपनी बुक के क्वेश्चन करना, वो भी सॉल्व होंगे।